हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। सो आज के इस स्पेशल मौके पे हम मून के बेसिस पे ईडियम्स करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आपको कॉपी पेन लेके रखना है। 12 से 13 ईडियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में करेंगे, जो भी मीनिंग्स है सेंटेंसेस है मैं बताता रहूँगा। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आपका ईडियम है दैट इज़ ओवर द मून। देखो हर मुहावरा कह लो, ईडियम कह लो, है ना, कहावत कह लो, प्रोवर्ब कह लो, इसका कोई ना कोई तो ओरिजिन होता ही है। कोई ओरिजिन सेंसिबल होता है, कोई ओरिजिन सेंसिबल नहीं होता। पेपर में आपसे ओरिजिन कभी नहीं पूछते, पेपर में आपसे मीनिंग पूछते हैं। तो हम मीनिंग पे चर्चा करेंगे और इसके सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ओवर द मून। ओवर द मून आपको ये चित्र देख के समझ आ रहा होगा कि एक इंसान जो है वो मून के ऊपर छलांग लगा रहा है। अब कोई भी इंसान जंप कब करता है, छलांगे कब लगाता है, जो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, प्लीज्ड होता है। सो इसका यही मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी या प्लीज्ड, या एक्सट्रीमली हैप्पी कह सकते हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, और एक्सट्रीमली प्लीज, एक्सट्रीमली हैप्पी का ही एक सिनोनियम है दैट इज डिलाइटेड, है ना। सो ये मीनिंग है इसका। आई होप समझ आ गया होगा। सेंटेंस के आई वॉज ओवर द मून व्हेन आई फाइनली गॉट माई ड्रीम जॉब। अब एक एस्पिरेंट की जिंदगी में वो ग्रेजुएशन कर ली, अब उसको पता समझ आता है कि ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे तो नौकरी मिली नहीं, अब संघर्ष जो है अब शुरू हुआ। तो वो संघर्ष किसी का 6 महीने का है, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का है। उसके बाद जो उसको वो जॉब मिलती है, जिस दिन उसको जॉब मिलती है, उससे ज्यादा खुशी किसी पॉइंट पे हो सकती है? नहीं। तो उस टाइम पे वो एक्सट्रीमली हैप्पी होता है या होती है। तो दैट मोमेंट इज कॉल्ड डिलाइटेड, है ना। तो उस मोमेंट पे वो डिलाइटेड है। तो उस मूवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो मीडियम यूज करते हैं दैट इज ओवर द मून। बेसिकली मैं इसका ओरिजिन भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये छोटे बच्चों की नर्सरी केजी की कोई बुक आती है, उसमें स्टोरी है या राइम है कोई, या पोएम है। तो उसमें पोएम में एक लाइन है, द काउ जम्प्ड ओवर द मून। तो वहां से ये ईडियम फेमस हो गया। बस वहां से लाइन फेमस हो गई, लाइन से ईडियम फेमस हो गया। आई होप ओवर द मून आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। ये तो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके पीछे भी स्टोरीज हैं। कोई कहता है कि यार लास्ट 16th सेंचुरी में ब्लू मून था, तब लोग मानते यही थे कि मून ब्लू होता है। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब फुल मून होता है, महीने में एक बार फुल मून होता है, तो वो 23, 24 या 25 दिन के बाद आता है, तो वो फिर 25 दिन के बाद आता है। तो ये थ्योरी मानने लगे कैलेंडर के बाद। तो इसका कोई बेसिक पक्का प्रूफ नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि जब कोई चीज एक्सट्रीमली रेयर टाइम के बाद होती है। सो इसको हम कह सकते हैं वेरी रेयरली। वेरी रेयरली को हम और क्या बोलते हैं? सेल्डम। इसका एक सिनोनियम और भी है दैट इज स्पोरेडिक। ठीक है, जब कोई चीज बहुत टाइम बाद होती है या फिर इर्रेगुलर मूवमेंट पे होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आता रहता है पेपर में। ठीक है, वी नीड टू ईट जंक फूड वंस इन अ ब्लू मून। तो भाई जो जंक फूड है वो हमारे लिए हानिकारक है ना। तो जल्दी में नहीं मतलब रेगुलर नहीं खाना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। और ऑफन भी नहीं खाना चाहिए। खाना है तो 2-4 महीने में एक आधी बार खा सकते हैं। तो ये मीनिंग है। आई विल कॉल यू व्हेन द मून इज ब्लू। कब कॉल करोगे मुझे? जब चांद नीला हो जाएगा। इसका मतलब पता नहीं कब करूंगा कि नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये। नेक्स्ट, मैनी मून्स है, बहुत सिंपल है, देख के पता चल रहा होगा। तो इसका मतलब होता है बहुत पहले, बहुत ज्यादा टाइम पहले, है ना, लॉन्ग है। ठीक है। अब सिचुएशन के हिसाब से तो बोलोगे एंशिएंट टाइम भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, सेंटेंस क्या है, उस सेंटेंस के हिसाब से अपना मीनिंग ढाल लेगा। बस बेसिक मीनिंग जो बता दिया दैट इज लॉन्ग एगो। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मैंने जो अपनी बाइसाइकिल चलाई थी वो कब चलाई थी? मैनी मून्स एगो, मतलब बहुत टाइम पहले चलाई थी। अब एडल्ट लाइफ है, अब साइकिल कब चलाई आपने, है ना। आप खुद सोचो, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, है ना, 5 साल पहले। तो वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कम टाइम तो नहीं होगा ना। कम टाइम को क्या बोल सकते हैं? रिसेंटली बोल सकते हैं। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? रिसेंटली। सिंपल सी बात। ठीक है। सो तीसरा इडियम, आज चौथा, आस्क ए क्राई फॉर द मून। तो आप देख रहे हो एक बच्चा बैठा है और
वो उदास है ना। आप मीनिंग आइडिया लगा पा रहे होगे इससे, है ना। सो क्या मतलब है आस्क फॉर द मून का मतलब, जो आपकी डिमांड है ना वो अनरीजनेबल है ना। कुछ ऐसा मांग रहे हो जो जस्टिफाइड नहीं है, जो वैलिड नहीं, जो सही नहीं है। क्या मीनिंग है? ही हैज डिमांडेड ₹5 करोड़, ही इज आस्किंग फॉर द मून। अब आपको पता है कि एक इंसान है, दो इंसानों का झगड़ा चल रहा है, एक ने दूसरे को जो है वो क्या दी है, सीधी चेतावनी दी है कि भाई अगली बार तुम्हारी है, और अब उसने 500 करोड़ रुपए मांग लिया। पहले तो उसने बोला था कि आप माफ़ी मांग लो, है ना, हमारी कम्युनिटी से माफ़ी मांग लो, लेकिन अब उसने बोला कि 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये जो 5 करोड़ है ना, ये अनरीजनेबल डिमांड है, तो इसको बोलेंगे क्राई फॉर द मून या फिर आस्क फॉर द मून। ही इज आस्किंग फॉर द मून, है ना। आस्किंग या डिमांडिंग या अनरीजनेबल डिमांड, ठीक है, अनरीजनेबल डिमांड, बस बात खत्म, सिंपल। नेक्स्ट, रीच शूट फॉर द मून। क्या मतलब है? टू सेट योर गोल्स और एम्बिशंस वेरी हाई। गोल जो है ना वो बहुत बड़ा सेट करना चाहिए, वैसे जनरली बात कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब जो है शूट फॉर द मून का, रीच फॉर द मून का मतलब मैं चांद तक पहुंचना चाहता हूं, है ना। पहुंच पाऊं नहीं पहुंच पाऊं बात अलग है। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, आप एस्पिरेंट्स एज अ बीइंग एन एस्पिरेंट आप तैयारी का सोच रहे हैं, तो आप एक बार बड़ा पेपर सोचते हो ना यार, भी ऑफिसर लेवल का, मैं इंस्पेक्टर लेवल का पेपर क्लियर करूंगा। वो बात अलग है कि बात क्लर्क पे जाके खत्म हो जाए, है ना, क्लर्क ही मिल जाए, उसमें भी हम संतुष्ट हो जाते हैं यार कि बाकियों से तो बेहतर है ना, कि एक बार घर तो चलने लग गया। बात ये वही लिखा हुआ है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। टू सेट योर गोल्स वेरी हाई, है ना, ये मतलब है इसका। वाइल मेकिंग अ कैरियर मूव, हाँ, जब आप कैरियर के बारे में सोचते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू रीच फॉर द स्टार्स की जगह पे आप मून ज्यादा लिख लो, है ना, रीच लिख लो या शूट लिख लो। सो आपको डरना नहीं चाहिए लाइफ में कभी, है ना। अब मैंने आज कुछ शुरू किया, मैं पहले छोटा सोच के थोड़ी ना शुरू करूंगा। अल्टीमेटली एक तो स्टेप, मतलब स्टेप्स छोटे होने चाहिए, लेकिन एम तो बड़ा होना चाहिए ना, कि यार यहां तक जाना है मुझे। अगर मैं पहले ही सोच लूंगा मुझे सिर्फ इतना सा करना है, वो उतने से भी 10% अगर फायदा क्या, तो सोचना बड़ा चाहिए। तो वो ये क्या है, रीच या फिर शूट फॉर द मून। हाँ, जब आप आस्क फॉर द मून कह रहे हैं तो ये अनरीजनेबल डिमांड है। बॉस से जाके बोल दिया यार कि मुझे तो 50% रेज चाहिए, तो 50% तो अनरीजनेबल है ना यार। 10% मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, है ना, 50% कैसे मिल जाएगा? सो वो अनरीजनेबल डिमांड है। पापा को बोल दिया कि थार रॉक्स लेके दे दो भाई, है ना, नहीं आई है तो 20-25 लाख की जितने की भी है वो लेके दो। दैट इज अनरीजनेबल डिमांड। यू आर क्राइंग फॉर द मून, है ना, यू आर आस्किंग फॉर द मून, ये है। तो ये आपको दोनों में ध्यान रखना है, थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट है प्रॉमिस समबडी द मून अर्थ या वर्ल्ड। एक ऐसा वादा करना जो इम्पॉसिबल है ना। एक लड़का एक लड़की से वादा करता है कि तुम्हारे लिए मैं चांद ले आऊंगा, है ना, तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया गा दूंगा। सो वो ये मीनिंग है, एक ऐसा वादा करना जिसको निभाना पॉसिबल नहीं। टू प्रॉमिस समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज अनलाइकली, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रॉमिस समथिंग बियॉन्ड रीच या फिर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, ये मीनिंग। दो सेंटेंसेस इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस प्रॉमिस द मून बिफोर एन इलेक्शन बट थिंग्स आर डिफरेंट आफ्टरवर्ड्स, है ना। पॉलिटिशियंस आते हैं, भाषण देते हैं कि ये सब कुछ ठीक करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, MSP भी दे देंगे, रोड्स ऐसी होंगी, फ्लाईओवर्स होगा, ये सुविधा होगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन बाद में चीज़ें बदल जाती। तो वो ये मीनिंग है। और लड़का लड़की की जब आपस में बात होती है तो लड़की क्या कह रही है, आई डोंट वॉन्ट समवन हु प्रोमिसेस मी मून एंड स्टार्स। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो बोले कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे या दुनिया का दूंगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए, आई वॉन्ट समवन हु प्रोमिसेस टू ले ऑन द ग्रास एंड वॉच देम विद मी, कि ज़मीन पे हम दोनों इकट्ठे लेट जाएं और चांद सितारों को देख लें, है ना, उनको देखते रहें। सो उतना सही उसका मोटिव है।
ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं भाई, कास्ट बियॉन्ड द मून। ठीक है, अब कास्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। कहते हैं ना हम इस सेक्टर को कास्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो मीनिंग होता है इसका। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है, बियॉन्ड द मून का मतलब क्या है कि मून के पीछे जाके भी तो देख लो। जो मून है ये तो बहुत सुंदर, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, इसके पीछे की जो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके पीछे की जो सच्चाई है उसको भी कंसीडर करके चलो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसी चीजें जो अनलाइकली हैं, जो इम्पॉसिबल हैं, एक्चुअल में नहीं होंगी, उनको भी कंसीडर करके चलना है। टू कंसीडर पॉसिबिलिटीज दैट आर, मतलब अनबायस्ड होके चलना है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। अब मैंने कुछ शुरू किया है ना, तो मैंने एक चैनल शुरू कर लिया, आपने पढ़ना शुरू कर लिया, हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखते रहे यार कि हाँ कि उस स्टूडेंट, किसी टॉपर का हमने सुन लिया कि उसने बोला कि हाँ ये करते रहो, ये करते रहो, हो जाएगा, है ना। इंग्लिश की मैराथन लगा लो, हो जाएगा, है ना। ये बुक फॉलो कर लो, हो जाएगा, है ना। इस टीचर को फॉलो कर लो, हो जाएगा। लेकिन उसके साथ की जो डिफिकल्टीज थी वो टॉपर कभी नहीं बताता अपने इंटरव्यू में। देखा कभी आपने किसी टॉपर को बोलते हुए कि यार इसके साथ ये डिफिकल्टी भी आएगी, वो कैसे फेस करनी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो वो पॉसिबिलिटीज, ऐसी हिडन पॉसिबिलिटीज जो बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, तो उसको भी कंसिडर करके चलो। तो इसका मीनिंग ये है, कास्ट बियॉन्ड द मून while considering your future career cast beyond the moon and be willing to try things outside your comfort zone। जब आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो हर एक पॉसिबिलिटी को साथ में कंसिडर करके चलना है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके चलना है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चलोगे तभी सोच पाओगे। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे फिर तो आप सिर्फ ये वाला साइड देखते रहोगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, फिर जब एक्चुअल में रिजल्ट वाले दिन होगा, पेपर वाला दिन होगा, तब जाके आंखें खुलेंगी, यार ऐसा नहीं। तो कंफर्ट जोन से बाहर आके अगर ये साइड देख रहे हो तो ये साइड भी देखना सीखो, उसको भी साथ में लेके चलो, ये मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट फोटो चेंज है। नेक्स्ट, लव समवन टू द मून एंड बैक। बहुत फेमस और बहुत प्यारा इडियम है। अगर आप मूवीज देखते हैं, इंग्लिश सीरियल्स देखते हैं, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल तो चैट्स वगैरह में भी यूज़ होता होगा। तो क्या मतलब है, ये कहता है कि हमारा जो दिल है ना, एक दिन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उससे हम 20 माइल्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी एक व्हीकल, और पूरी जिंदगी में ये इतना ही एनर्जी क्रिएट कर देगा, एक दिन में 20 माइल्स, और पूरी जिंदगी में इतनी की एनर्जी क्रिएट कर देगा कि हम चांद तक जाके वापस आ सकते हैं। सो टू लव समवन टू द मून एंड बैक का मतलब क्या है कि मैं आपको तब तक प्यार करूंगा जब तक मैं यहां से शुरू होके मून पे जाके वापस ना आ जाऊं। तो इसमें तो पूरी जिंदगी लगेगी, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं सारी जिंदगी आपसे प्यार करूंगा। तो ये मीनिंग है इसका। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है, और आई लव माई अनन्या टू द मून एंड बैक। तो ये मेरी भांजे का नाम है जो मुझे सबसे प्यारी है। तो आप भी ऐसा सेंटेंस किसी के लिए लिख सकते हैं, उनका दिन बन जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस, बार्क हाउल एट द मून, है ना, या तो बार्क एट द मून या फिर हाउल एट द मून। अब हाउल क्या होता है, जब भी एक कुत्ता या भेड़िया रोता है या चिल्लाता है, हू करके ऐसे जो आवाज़ उसकी जो निकलती है, आप इस सीन से समझ रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं हाउल। तो हाउ उसी से बनता है। सो इसका मतलब क्या है कि आप चांद पे जितना मर्जी चिल्लाते रहो, किसी चीज़ पे जितना मर्जी बार्क करते रहो, वो अपना कोर्स नहीं चेंज करेगा, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, वो वैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। तो अब जो चीज़ निकल गई वो निकल गई। तो किसी ऐसी चीज़ पे चलाना जो चीज़ अभी इम्पॉसिबल है। तो मीनिंग देख लो, द पोर्टल हैज़ बीन क्लोज्ड। अब क्या होता है कि बहुत बार एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि लूज एंड्स पे चलते हैं, पहले ढीला चलते हैं कि हाँ जी पेपर अभी आया है, भर देंगे। जिस दिन पोर्टल क्लोज हो जाता है, जिस दिन फीस भरनी होती है, उस दिन फीस नहीं भरी जा रही जी, अभी दिक्कत आ रही है, साइट में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद फिर कॉलिंग करनी है, फिर ईमेल्स करने हैं, फिर मैसेज करने हैं, फिर इंस्टीट्यूट्स वालों को मैसेज करने हैं कि सर मेरी ये फीस रहेगी, आप ये करवा दो, वो करवा दो। तो बाद में कुछ नहीं हो। तो ये मतलब
द पोर्टल हैज बीन क्लोज नाउ, डोंट बार्क एट द मून बाय कॉलिंग देम अगेन एंड अगेन। तो ये मतलब है, बहुत सिंपल मतलब है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। 9 आइडियम्स हमने कर लिए। थिंक समबडी हंग द मून, इसका मतलब क्या है? थिंक समबडी हंग द हैंग हंग, ठीक। सो वहां से ये शब्द बना हैंग हंग हंग, ठीक है। हैंग से हैंग्ड भी बनता है, लेकिन हैंग्ड का मतलब फांसी के साथ संबंधित होता है, ठीक है। तो हैंग टिल डेथ, वहां पे हंग नहीं, हैंग। हैंग का मतलब टांगना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान ने आपके लिए, देखो चांद कब आता है? रात को आता है। किसी इंसान ने, आप ये समझ लो कि आपके लिए चांद टांग के रखा है। चांद भी तो इंसान कोई जो सोल है उसको सूट करता है ना, प्लीज करता है, हमें शांति प्रोवाइड करता है। हम चांद को देखते हैं, है ना, तो गुस्सा तो नहीं आता चांद को देख के। तो मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि ये एग्जाम्पलरी है, ये परफेक्ट है, ये बेस्ट है, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है ना। जो आपकी नज़रों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो कोई रोल मॉडल भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई पेरेंट भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसी कंटेक्स्ट में ही थिंक्स हिज मदर हंग द मून बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड हिम इन हिज थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब क्या है? हर अच्छे और बुरे वक्त में। तो ये मतलब है। आई होप समझ आ गया होगा। थिंक समबडी हंग द मून का मतलब क्या है? किसी को परफेक्ट समझना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी समझना, एग्जाम्पलरी समझना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 11th, ठीक। द मून ऑन अ स्टिक। तो मून ऑन अ स्टिक का मतलब क्या है कि हर वो तमाम चीज़ जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, और उसमें से वो सारी चीज़ें भी जो पाना डिफ़िकल्ट है। सो ऑल दोज थिंग्स, इवन सम ऑफ देम आर डिफ़िकल्ट टू अटेन और अचीव, ठीक। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं द मून ऑन द स्टिक। तो स्टिक पे सारी चीज़ें चाहिए। कैंडी चाहिए ना बच्चे को, तो वो सारी चीज़ें चाहिए उसको। तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए हर कुछ करते हैं, है ना, वो हर नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जो चीज़ें हैं वो मून ऑन द स्टिक क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ें डिफ़िकल्ट क्यों ना हो अटेन करने के लिए या पाने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। सम पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट टू सेटिस्फाई देयर चिल्ड्रंस विशेज इवन इफ दे का मतलब क्या है? विशेज। इवन इफ दे आर आस्किंग, सॉरी हाँ बच्चों के लिए यूज हो रहा है, इवन इफ दे आर आस्किंग फॉर अ मून ऑन अ स्टिक। चाहे वो हर कोई चीज़ के लिए मांग रहे हो, चाहे वो चीज़ जो है ईजी है पाना या डिफ़िकल्ट है, तो उस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। नेक्स्ट है मून लाइटिंग। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर कहीं भी आपने कॉर्पोरेट जॉब की है, मोहाली में की है, कहीं पे भी की है, बेंगलुरु की है, कहीं पे भी कॉर्पोरेट जॉब की है, तो वहाँ पे ये टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि दिन में प्राइमरी जॉब करना और रात में कोई और जॉब करना। तो इलीगल जो है, इलीगल तो नहीं कह सकते, तो हो सकता है किसी कंपनी के अकॉर्डिंग इलीगल हो, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अकॉर्डिंग इलीगल होती है। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो हमारे साथ भी 2000 चलो बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात तो नहीं है, तो हम ये चीज़ टॉलरेट नहीं करते, ठीक है। अगर आप हमारे साथ हो तो हमारे साथ हो, अगर हमारे साथ नहीं हो तो नहीं हो, बस बात खत्म। लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे भी हो फिर आप यहाँ पे भी हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। सो मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि एक जॉब के साथ साथ दूसरी जॉब भी कंटिन्यू करना, ठीक है। सो ये मतलब हर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वाज ब्रोकन एज द कंपनी डिडंट अलाउ मून लाइटिंग। सो कंपनी ने पकड़ लिया, हाँ जी भाई, है ना, तो और काम भी कर रहे हो। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम से आपने ये भी काम कर लिया और वो काम भी पकड़ लिया और फिर ये भी पकड़ लिया, फिर आपको लगता है कि उसको पता नहीं चलेगा कंपनी को, तो ऐसी बात नहीं, ठीक है। सो मून लाइटिंग आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, हाँ एक और है, द मून इज मेड ऑफ द ग्रीन चीज। जैसे हमने पहला ईडियम पढ़ा ओवर द मून, इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी या एक्सट्रीमली प्लीज्ड था, है ना। तो जैसे वो ओरिजिन से आया, इसका ओरिजिन भी वैसे ही उठपटांग है, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्रीन का मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर की बात नहीं कर रहे, ग्रीन का मतलब यहाँ पे ग्रीनी का बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये मतलब है ही नहीं, ये मतलब ये मीनिंग जो है होमवर्क है, और इसके ऊपर आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप जेन्युइनली एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो फिर हम इस तरीके से बहुत सारे ईडियम्स के वीडियोस लेके आएंगे जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना।
तो शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लोगे, एक दो बार रिवाइज कर लोगे, मून पे कोई भी इडियम आएगा तो स्ट्राइक जरूर करेगा। हाँ, सेंटेंस ही जरूर नोट करने हैं। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। द मून इज मेड ऑफ चीज़ का मतलब है कि मतलब ये एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो कहते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा लल्लूलाल है, लल्लूलाल जिसको हम बोलते हैं, गुलिबल, GULLIBLE, जिसको हम नेइव भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इग्नोरेंट है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर कोई एक चीज़ है ना, वो इंसान उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, या तो फिर वो लल्लूलाल, उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको समझ ही नहीं है भी वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकती है नहीं कर सकती, कोई भी एक चीज़ है, एक्स चीज़ है कोई, या फिर वो इग्नोरेंट है, जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है ना। होता है ना, बहुत सारी चीज़ लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, या तो हमें एक्चुअल में नहीं समझ आ रही वो चीज़, है ना, कि वो चीज़ क्या है, या फिर हम उस चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक। अब जैसे मैं इंग्लिश की वैल्यू को लेके चलता हूँ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अब या तो बिगिनर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, या तो वो जो स्टूडेंट है वो गुल्लीबल है, नेइव है, उसको पता ही नहीं कि इंग्लिश डुबा भी देगी और पार भी करवा देगी, या फिर उसको पता है फिर भी वो उस चीज इंग्लिश को इग्नोर करके चल रहा है, तो उस केस में वो इग्नोरेंट माना जाएगा, है ना। तो ऐसे इंसानों के लिए, है ना, सैटारिकली हम बात करते हैं जब, तब हम यूज करते हैं द मून इज मेड ऑफ चीज, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।